हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे आज फिर 10th क्लास की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आप सभी विद्यार्थी पेन कॉपी साथ में रखें। कहीं भी कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इसको हमको नोट करना है, वह जो भी इंडिकेशन है उसको आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप उसे, और आपने जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं और जो विद्यार्थी आज पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी विद्यार्थियों से, वो सभी भाई एवं बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी पिछली वीडियो को देखें, जिससे कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ये क्वेश्चन जब आपने पढ़ा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, कि ऐसा क्या होगा जिससे कि हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात हम कर सकें। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी भी है। चलिए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को क्रमबद्ध सभी विद्यार्थियों को पुनः बता दें कि बोर्ड पर देखना है आपको, ठीक है, मेरी पीठ नहीं देखना। पर इस प्रश्न को क्रमबद्ध रूप में हल करने के लिए क्या कहें? 32 का HCF ज्ञात कहेंगे। HCF ज्ञात करना है, वो भी किससे? देखो HCF हम छोटी कक्षाओं में भी सीख के आए हैं, लेकिन यहां पे हमको किससे HCF फाइंड करना? यूक्लिड एल्गोरिथम। किससे? यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF कैसे फाइंड करते हैं, पिछली वीडियो में हमने इसके सवाल आपको सॉल्व कराए हैं और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में भी आए थे ना। चलिए तो हम आज इस सवाल में भी HCF फाइंड करना है हमको। किस बेस पे करना है? यूक्लिड एल्गोरिथम से। कैसे कहते हैं? डिवाइड कहते हैं भाई, ठीक है। 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 2 टाइम में 64 हो जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा ना, तो 1 टाइम ही जाएगा। अब कितना? 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 5 में से 3 गया तो 2। अब इसका इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, लेकिन हमारे पास एक संख्या रिजर्व में है। क्या है? 6। ये 6 का क्या कहे? यहाँ लेके आ जाए, यहाँ लेके आ जाए। अब कितनी टाइम जाएगा? 9 टाइम्स। देखते हैं 9 टाइम्स में क्या आता है, हम मल्टीपल करके देखने भैया। 28 कितना आ गया? 288 माइनस किया तो कितना आएगा? 16 में से 8 गया तो 8, ये कट, ये कट। अब आगे डिवाइड होगा क्या? अब देखिए, अब कोई संख्या यहाँ रिजर्व में है क्या जिसको हम नीचे ले सकते हैं? नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है और यूक्लिड एल्गोरिथम में पॉइंट नहीं लगाते हैं तो क्या कहते हैं? डिवाइड को आगे बढ़ा देते हैं। ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ओके, कितने टाइम्स जाएगा बेटा? कितनी टाइम जाएगा इसका इसमें डिवाइड बताइए ना। हाँ, कितनी टाइम? 4 टाइम। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 0। और जिस संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए वो उसका क्या हो जाता है बेटा? HCF। तो इसका 32 का HCF क्या आ गया बेटा आपका? 8।
ठीक है। अब उसने पूछा क्या था, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हम लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। आ गया ये क्वेश्चन समझ में? ओके, आप सभी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हमने वो ही किया है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है। क्या सीखा है हमने पिछली वीडियो में? HCF काहे से निकालना? यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। इससे पहले हमने 10th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 का से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कई विद्यार्थियों को समझने में प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं हम समझ तो लेते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आपने एकाग्रता से अटेंशन के साथ इसको यदि देखा है इस क्वेश्चन को, तो मैं दावा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन यूँ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसको अंडरलाइन करें, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब हमको एक ऐसा पूर्णांक फाइंड करना है, एक ऐसा पूर्णांक निकालना है जो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। और हमने अंडरलाइन क्या किया? स्क्वायर, वर्ग। क्यों किया अंडरलाइन? अभी आपको समझ में आएगा। आप इस क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो इस क्वेश्चन के नीचे हिंट लिखी है। हिंट में क्या लिखा है बेटा? मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हिंट लिखी है। ये हिंट इसलिए लिखी थी बेटा बुक में जिससे कि हम सवाल को सॉल्व कर सकें, लेकिन वो हिंट पेपर में लिखी नहीं आएगी। तो उसके लिए हमको क्या कहना पड़ेगा? इस हिंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो हिंट लिखी आएगी नहीं। तो हिंट क्या है कि माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। हिंट क्या है? एक बार पुनः हम उसको देखें। क्या है हिंट? मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3m या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, और q क्या है यहाँ पे? q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये हिंट हमको पता होना चाहिए। ये हिंट पेपर में लिखी नहीं आएगी। ओके, चलिए अब यहाँ देखें हमने काहे को अंडरलाइन किया है बेटा? स्क्वायर को, वर्ग को। हमने क्या क्या माना है? धनात्मक पूर्णांक हमने क्या क्या माने हैं? 3q, 3q+1 और 3q+2। इनका हम जब स्क्वायर कहेंगे, क्रमशः पहले इसका स्क्वायर कहेंगे, फिर इसका स्क्वायर कहेंगे, फिर इसका स्क्वायर कहेंगे। जब हम इसका स्क्वायर कहेंगे तो वो जो स्क्वायर कहने के पश्चात जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन इस फॉर्म में बननी चाहिए, 3m या 3m+1। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है कि m को किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मतलब जब हम इसको सॉल्व करें तो वो जो भी इक्वेशन बने वो इस फॉर्म में बननी चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। क्या लिखा है? स्क्वायर। हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना है? चलिए हमको 3m+1 के रूप में एक धनात्मक पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जो हमने माना है, क्या माना है? 3q, ठीक है। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा था बेटा इसका वर्ग करने का? तो ये हो जाएगा 9q²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको बेटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3q² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा।
अंडरस्टैंड। चलिए अब हमको किस फॉर्म में बताना है, तो इससे हम इसका कंपैरिजन कर दें। 3m से तुलना करने पर, तो जब 3m से इसका कंपैरिजन करेंगे तो 3m की पोजीशन पे क्या लिखा है, m के स्थान पे जो लिखा है वो m का मान हो जाएगा ना, अंडरस्टैंड। m के स्थान पे क्या लिखा है 3q², तो ये एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। क्या आ गया बेटा, धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद क्या है हमारे पास 3q+1, क्वेश्चन ने स्क्वायर का बोला है तो स्क्वायर कर दिया। अब यहां स्क्वायर करेंगे तो एक फार्मूला लगेगा बेटा, कौन सा फार्मूला लगेगा पता है ना आपको, पता है ना, हाँ तो ठीक है मेरे साथ साथ बोलना बेटा। क्या होगा, a+b पूरे का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना बेटा फार्मूला। हाँ तो इसी को हम पुटअप करेंगे। यहां पे देखिए a के स्थान पे क्या लिखा है 3q और b के स्थान पे क्या लिखा है बेटा 1। वहां देखते जाना, यहां देखना, वहां देखना और यहां देखना, अंडरस्टैंड। देखें a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2a मतलब 3q, b मतलब 1। ओके, मतलब कुछ नहीं किया हमने, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान। ओके देखें अब ये क्या हो जाएगा बेटा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना, हाँ, प्लस 3 2 जा 6q। ओके अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3q² प्लस 6q प्लस 1। इसमें से बेटा हम क्या कॉमन निकाल लें, देखो q दोनों के पास है, ओके, और q के साथ q तो दोनों के पास है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो होता है वो दोनों के साथ होना चाहिए। अब q तो दोनों के साथ है, लेकिन एक चीज और कुछ कॉमन लिख लेगी 3, क्यों लिख लेगा बेटा 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है। ओके तो यहां से क्या लिखा जाएगा बेटा 3। ध्यान से देखना 3 के पहाड़े में लोग कितनी बार में आता है बेटा 3 बार में, तो यहां बचा 3 q² में से एक q बाहर तो अंदर एक q बचा बेटा, प्लस यहां से q बाहर। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है बेटा 2 बार में, तो यहां कितना आ गया 2 प्लस कितना बेटा 1। ओके इसका कंपैरिजन किया किससे 3m+1 से तुलना करने पर, तो कह दें बेटा m की जगह पे 3 की जगह 3, 1 की जगह 1, m के स्थान पे क्या लिखा है यहाँ, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा q 3q प्लस 2 एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके मतलब हमने 3q का निकाला, 3q प्लस 1 का निकाला, अब क्या बचा बेटा 3q प्लस 2, तो इसका भी निकाल लें। 3q प्लस 2 का क्या कहना है बेटा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने स्क्वायर कहा है। ओके तो वही फार्मूला a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, a की जगह a का मान और b की जगह b का मान। ये देखिए a का मान ये था, b का 2 था, ठीक है। ओके चलिए इसको सॉल्व कर दे बेटा। इसका कितना 9q², इसका 4, इसका 3 2 जा 6, 6 2 जा बेटा 12q। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान देने योग्य ये है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा बेटा इसको 9q² प्लस 12q, इसको 3 प्लस 1 नहीं लिख सकता क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बेटा। अब इस पूरे में से इन पूरे में से मैं क्या कॉमन ले लूँ बेटा 3, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। अब मैंने 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो किससे करूंगा बेटा 3m+1 से, तो उस तरह +1 आना चाहिए, इसलिए मैंने 3 प्लस 1 लिखा। और मैंने एक और ये देखा कि इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो ऐसा 3 और लिख दूं तो इनमें से 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो इसमें से मैं 3 क्यों नहीं आएगा बेटा कॉमन, क्योंकि क्यों इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है।
तो कॉमन जब आता है जब जितने भी पद हों उन सब के पास वो चीज होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो यहां से बेटा इन 3 के पहाए में 9 कितनी बाय में आता है? 3 बाय में क्यू स्क्वायर। बाह्य कितनी बाय में आता है? 4 बाय में। और 3 कितनी बाय में आता है? 1 बाय में प्लस 1। इसका भी कंपेरिजन 3m प्लस 1 से क्या कह दें बेटा? तुलना कह दें, तुलना कह लें पर। तो जब इसका कंपेरिजन कर देंगे तो m का मान क्या हो जाएगा बेटा? ये 3 की जगह 3, 1 की जगह 1, m के स्थान पे जो लिखा है वो m का मान। अब आप इसको चाहें तो आगे इसको इसके फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसके गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, तो 2 वैल्यू आएंगी। और इतना भी कर दें तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m का मान ये आ गया। ये क्या है बेटा? एक धनात्मक पूर्णांक। ओके, उसने हमसे क्या पूछा था? 3m प्लस 1 के रूप में हमको धनात्मक पूर्णांक बताने थे। मुझे बेटा आशा के साथ पूरी उम्मीद भी है कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को लेके जो आपके मन में एक भयावह स्थिति थी कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता था, तो मुझे पूरे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन की आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई बार बेटे हम क्या सोचते हैं, हमने वीडियो देखा और हमको ऐसा लगता है कि अरे वाह हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन बेटा हमको उस क्वेश्चन की पेन कॉपी के साथ प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। नहीं तो क्या होगा कि वीडियो देखने में तो समझ में आ जाता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना बेटा तो वहां पता चलेगा कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक का आपका होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चन पर आपको अच्छी कमांड बनाना है, इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखना है, जिससे कि यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बखूबी अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। उससे पहले आप सभी चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।